एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अगर हम एमपी बोर्ड के हिसाब से देखें तो इसमें 8 मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स के आ रहे हैं मैच द कॉलम और 3 मार्क्स का आ रहा है क्वेश्चन। तो जो 5 मार्क्स की जो मैच द कॉलम है वो पूरे 6 चैप्टर से आ रहे हैं। तो आप इस 6 चैप्टर में हमें लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली हमें प्लांट्स वर्सेस एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। तो कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, उसके अंदर 4 प्रोसेस तो होती हैं। फर्स्ट न्यूट्रिशन, कैसे खाना खाते हैं। सेकंड रेस्पिरेशन, वो कैसे ब्रीथ करते हैं। थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी में कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। तो ये जो 4 प्रोसेस हैं ये हमारे अंदर भी होती हैं और ये प्लांट्स के अंदर भी होती हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? तो बेसिकली जो खाना हम खाते हैं, हम खाएं या प्लांट्स खाएं, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड होता है हेट्रोट्रॉपिक। बेसिकली ऑटोट्रॉपिक उनको बोला जाता है जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये प्लांट है। बेसिकली जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्यों करता है ग्रीन पार्ट? क्योंकि ग्रीन पार्ट में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है या फिर ये जो क्लोरोफिल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जो वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते, वो अदर्स पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर। जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। बेसिकली मैमल्स, ह्यूमंस को भी साइंस में मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है एंड साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमंस का होमो सेपियंस। तो जो न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉपिक में अदर प्रोसेस से होता है। सबसे पहले हमें हेट्रोट्रॉपिक में देखना है। तो हेट्रोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोसेस होती है, जैसे सपोज करिए जो प्लांट्स होता है वो हमसे क्या लेता है, CO2 प्लस एटमॉस्फेयर से उसको क्या मिल जाता है, वाटर। अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 या 2 मार्क्स में पूछी जाती है। CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट गिव्स C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O प्लस ATP या एनर्जी बोल सकते हैं। अब इसको हमें करना है बैलेंस। तो बेसिकली यहाँ पे 6CO2 आ जाता है, यहाँ पे 12H2O आ जाता है। C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O। अगर इसको बैलेंस देखें तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 और ऑक्सीजन कितने हैं, 12। यहाँ लिख लो, कार्बन है यहाँ पे 6 एंड ऑक्सीजन है ये 12 और ये 12, मतलब 24। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी कितने, 24। अब हमें यहाँ देखना है ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो कार्बन यहाँ पे 6 थे, ठीक है, यहाँ पे भी 6 है। H कितने है, 12, बेसिकली 24 है, 12 यहाँ लीजिए प्लस, तो अभी कितने बच्चे, सिर्फ 12। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 6 और ये 12, तो 12 प्लस 6 कितने हो गए, 18 प्लस 6 ये है तो कितना हो गया, 24। मतलब O भी अपना कितना हो गया, 24 और हाइड्रोजन भी अपने 12 और 12 24। ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में ये हमेशा पूछी जाती है। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो हमसे CO2 लेते हैं, देन H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, ये उनको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट C6H12O6 को रिलीज करते हैं, ये होता है इनका मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज, जिससे जो इनके सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और प्लांट ग्रोथ होता है। अगर ये ग्लूकोज नहीं बनेगा इनके अंदर तो जो प्लांट्स होंगे
उनमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी और हमें बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन देते हैं, वाटर और एटीपी को ये रिलीज करते हैं। देन सेम रिएक्शन होती है ह्यूमंस में, बट डिफरेंस इतना होता है कि हम क्या लेते हैं, O2 प्लस H2O की रिएक्शन कराते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C6H12O6। बेसिकली चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनके सेल्स को एनर्जी, उनका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ये रिमूव एक्स्ट्रा में रिमूव करते हैं CO2 प्लस ATP, इसको बोल सकते हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है अभी मैं बताती हूँ। ह्यूमंस में इतने आसान नहीं है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स पढ़नी पड़ेगी। तो प्लांट्स में अगर आप लोगों से पूछे कि उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इनके अंदर होती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस उन्हीं पार्ट्स में हो पाएगी जिनमें वो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट हो। कौन सा ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। बेसिकली फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है मेकिंग फूड। तो लाइट से जो फूड बने उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसकी रिएक्शन होती है CO2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O प्लस ATP। तो ये तो बहुत इजी है, बट अगर हम ह्यूमंस में देखें न्यूट्रिशन तो इतना ज्यादा इजी नहीं है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पढ़नी पड़ेगी। तो हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। बेसिकली ह्यूमन बॉडी है, जो न्यूट्रिशन होता है वो स्टार्ट होता है माउथ, फिर ये होता है ईसोफेगस, ये होता है स्टोमक, ये होता है पेनक्रियास, ये होता है अपना लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर, दिस वन इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, और इसके अंदर ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन होता है इसको होलोजोइक भी बोला जाता है। देन जो हम फूड खाते हैं उसमें 3 मेन प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला तो होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है प्रोटीन एंड थर्ड होता है फैट। तो बेसिकली ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें मिलते हैं बाहर से, लेकिन जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो फैट होता है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम जो भी फूड खाते हैं उसमें ये 3 चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा एंड फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। अब हमें देखना ये है कि ये जो कन्वर्ट होते हैं ये चीजें ये कहाँ होती है, इनकी सारी प्रोसेस अलग होती है। जैसे सपोज करो ये हमारा माउथ है, हमने यहाँ पे खाना खाया, अब ये होते हैं हमारे टीथ, ये भी 4 टाइप के होते हैं। स्टार्टिंग वाले होते हैं इंसिजर, फिर ये जो नुकीले दांत होते हैं इनको बोलते हैं कैनाइन, देन ये प्रीमोलर एंड लास्ट वाले होते हैं मोलर। अब ये हमारा फुट है, यहाँ पे हमने च्युइंग किया। अब जो माउथ होता है उसमें होती है सलाइवरी ग्लैंड, जो बकल कैविटी होती है हमारी, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। इसके अंदर एक ग्लैंड होती है जो कि होती है सलाइवरी ग्लैंड। बेसिकली जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो एक एंजाइम को सीक्रेट करती है। कौन सी एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। और इस एंजाइम का काम होता है
कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है ये बकल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है और ग्लूकोज बना देता है। बाकी फिर ये फूड धीरे धीरे करके ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक में आया। अब जैसे माउथ में ग्लैंड प्रेजेंट होती है सलाइवरी, ऐसे स्टोमक में भी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और उसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे ये ग्लैंड एक एंजाइम को बना रही थी, ये ग्लैंड 3 एंजाइम्स को बनाती है। पहली है HCl, सेकेंड है पैप्सिन एंड थर्ड है म्यूकस। अब देखो HCl का काम क्या होता है? बेसिकली हम जो खाना खाते हैं वो बेसिक खाते हैं, एसिडिक तो खा नहीं सकते, लेकिन हमारे स्टोमक में HCl प्रेजेंट होता है, मतलब जो फूड है वो कैसा चाहिए? एसिडिक। तो HCl क्या करता है? जो बेसिक फूड आया है, जो बेसिक फूड हमने इंजेक्शन किया है, बेसिक फूड को कन्वर्ट करना इनटू एसिडिक। ये रोल पूछा जाता है कि HCl का रोल क्या है? तो HCl बेसिकली बेसिक फूड को कन्वर्ट करती है इनटू एसिडिक फूड। ठीक है, नेक्स्ट है पैप्सिन। अब देखो P से प्रोटीन दिख रहा है एंड P से पैप्सिन। तो पैप्सिन क्या करता है? बेसिकली प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड। तो पैप्सिन का काम होता है प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड। अब जो म्यूकस है थर्ड, इसका फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम देखें तो HCl इतना स्ट्रांग होता है कि अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल जाता है। तो ये तो पेट है, इसके जो सेल्स हैं वो तो बहुत स्मूथ होते हैं। तो म्यूकस क्या करता है? ये एक लेयर बनाता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे HCl फिलअप है, तो म्यूकस क्या करेगा? एक ये लेयर बना देगा ऐसी, ताकि जो HCl है ये बाहर ना जा पाए और यहाँ की सेल्स को हार्म ना पहुंचा पाए। तो म्यूकस क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के सेल्स को फ्रॉम HCl। क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl। तो स्टोमक में अगर हम देखें तो स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। बेसिकली स्टार्टिंग से हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे फूड को खाया हमने, च्यूइंग किया। यहाँ पे ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी? एक एंजाइम को बनाएगी। कौन सी एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। और ये क्या करेगी? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट। देन फूड बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ आया स्टोमक में। स्टोमक में ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक, ये क्या करती है? 3 एंजाइम्स को बनाती है, HCl, पैप्सिन, म्यूकस। HCl क्या करता है? बेसिक फूड को कन्वर्ट कर देता है इनटू एसिडिक, एंड पैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इनटू अमाइनो एसिड, और म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सेल्स को फ्रॉम HCl। देन ये जो फूड है ये गया लार्जेस्ट ऑर्गन में, लीवर में। सबसे बड़ी बात जो है ये है कि लीवर कोई भी एंजाइम को नहीं बनाता। क्वेश्चन आता है कि लीवर कौन सी एंजाइम को सीक्रेट करता है? तो लीवर कोई एंजाइम को सीक्रेट नहीं करता, ये 2 जूस को सीक्रेट करता है। इसमें ग्लैंड भी नहीं होती, सिर्फ ये 2 जूस बनाता है। एक तो होता है बाइल जूस एंड एक होता है बाइल सॉल्ट। तो बेसिकली जो बाइल जूस होता है उसका काम क्या होता है? देखो अभी हमने देखा कि हमने यहाँ पे बेसिक फूड को ईट किया, देन ये बेसिक फूड यहाँ आके एसिडिक में कन्वर्ट हो गया। अब हर जगह तो म्यूकस नहीं होगा ना, हर जगह म्यूकस की लेयर नहीं होगी, तो जो एसिडिक फूड है इसको बेसिक में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली
जो बाइल जूस है वो क्या करता है, ये एसिडिक फूड को कन्वर्ट करता है इनटू बेसिक। बाइल जूस का काम होता है एसिडिक फूड को कन्वर्ट करना इनटू बेसिक, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे म्यूकस की लेयर नहीं बनेगी, तो जो सेल्स होंगे वो डैमेज होने के चांसेस होंगे। इसीलिए जो फूड एसिडिक फूड है उसको बेसिक में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। तो बाइल जूस क्या करेगा, एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट। देन बाइल सॉल्ट क्या करता है, अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया कहाँ पे, माउथ में, जो कि ग्लूकोज बना दिया। पेप्सिन का देखें तो प्रोटीन ने अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, कहाँ पे, पेप्सिन में, स्टोमक में। बचा क्या, फैट। तो जैसे सपोज करो हमने कोई चपाती ली, अगर हम इसमें देखें इसकी क्वांटिटी, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन जो फैट होता है ये बिग मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, ये जो बिग मॉलिक्यूल ऑफ फैट होते हैं इसको स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फैट में कन्वर्ट करता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, बिग मॉलिक्यूल ऑफ फैट को कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फैट, सो दैट आगे जाके ये प्रोसेस हो जाए। ये फैट को डाइजेस्ट नहीं करता, ये सिर्फ बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे में कन्वर्ट कर देता है। तो लीवर के दो फंक्शन होते हैं, पहला तो ये कि जो एसिडिक फूड है उसको बेसिक में कन्वर्ट कर दो, और सेकेंड बाइल सॉल्ट का जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के उनको स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फैट में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट, अब ये जो फूड है ये गया पैनक्रियास में, ये होता है लीव लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमारा सिर्फ फैट बचा है डाइजेस्ट होने। तो बेसिकली जो पैनक्रियास है ये सीक्रेट करता है दो एंजाइम्स को, एक तो हो गया ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। बेसिकली जो ट्रिप्सिन, अगर हम देखें तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन एक जैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो पेप्सिन का काम होता है वही ट्रिप्सिन का काम होता है। पेप्सिन में क्या होता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करना इनटू अमाइनो एसिड। तो ट्रिप्सिन का काम भी यही है। ये भी क्या करता है, जो बचा हुआ प्रोटीन है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, कहाँ पे, स्टोमक में, वो डाइजेस्ट करेगा कौन, ट्रिप्सिन। एक्स्ट्रा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन का एक ही काम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। यहाँ पे हो जाता है ऑलमोस्ट प्रोटीन डाइजेस्ट, लेकिन कुछ अमाउंट में बचा होता है, तो वो कराता है ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, जहां पे भी लाइपेज, लिपिड वगैरह ऐसी चीजें आ जाए वहां पे समझ जाना कि वो फैट से रिलेटेड है। तो लाइपेज का काम होता है फैट को कन्वर्ट करना इनटू फैटी एसिड, ठीक है। तो जो हमारी तीन प्रोसेस थी वो हो गई। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, कहाँ पे, माउथ में। प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, कहाँ पे, स्टोमक में। एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ, कहाँ पे, पैनक्रियास। तो ये जो तीन चीजें थी जो हमें बाहर से मिलती है, ये अंदर आके इन्हें सब प्रोडक्ट्स बना दिए। अब जो फूड है यहां से आया, सबसे पहले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि अब जो खाना खाया है हमने वो हमारी पूरी बॉडी में भी जाना चाहिए, बॉडी के हर एक सेल्स में जाना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है वो ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे ग्लूकोज यहाँ बना तो यहाँ से ही पूरी बॉडी में नहीं चला जाएगा, वो तो अभी पूरा डाइजेशन में ही रहेगा, लेकिन पूरी बॉडी में भेजने का काम कौन कराएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड्स है, ये हमारी बॉडी को बहुत रिक्वायर होते हैं। तो इनको ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे कराता है, अब देखो।
जैसे सपोज करो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पूरे पूरे बॉल्स में, और जिनको बोला जाता है विली। न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये फुट आया, ठीक है, और इन्हीं विली से कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स। तो सपोज करो ये फुट आया, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड्स है, ये हमारी बॉडी को जाना जरूरी है, तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो ये जो फूड यहाँ पे आया, अब बिली क्या करेगी, इसको ऐसे एब्जॉर्ब करेगी जो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, और यहाँ से जो ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं तो बिली इनको एब्जॉर्ब करती है यहाँ से, और यहाँ से ब्लड वेसल से पूरे में सेंड कर देती है। तो बेसिकली अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन किसको दे देता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का तो हमने देख लिया कि जो इंपॉर्टेंट या जो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स होंगे जो बॉडी को रिक्वायर होंगे वो कौन सेंड करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बिली। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहाँ पे भी बिली प्रेजेंट होंगे। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट तो यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन वाटर भी जरूरत है हमारी बॉडी को। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है कि जो वाटर का एब्जॉर्बमेंट है वो कहाँ पे होता है। तो बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी बिली होते हैं। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट पूरा यहाँ आया, अब जो बिली है इनमें से वाटर एब्जॉर्ब करेगी जो, और यहाँ से पूरी बॉडी में सेंड आउट कर देगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाएगा। तो ये था न्यूट्रिशन। सेकंड प्रोसेस है अपनी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब इनहेल और एक्सहेल। अब अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स क्या इनहेल करते हैं, CO2, मतलब अंदर सांस लेते हैं CO2, एंड एक्सहेल क्या करते हैं, O2। जबकि अगर हम जैसे अगर दोनों में देखें, प्लांट्स वर्सेस एनिमल्स, ये हमें दोनों में ही पढ़ना है। तो प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स बेसिकली CO2 को इनहेल करते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल्स O2 को इनहेल करते हैं, ठीक है, हम ऑक्सीजन को ही लेते हैं। सेकंड, ये O2 को एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल मतलब रिमूव करते हैं, जबकि अपन क्या रिमूव करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं। अब देखो बेसिकली जो CO2 है वो इनको कहाँ से मिलेगी और इनको O2 कहाँ से मिलेगी। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे, इनको चाहिए CO2 तो ये क्या करेंगे, ये एनिमल्स के पास आएंगे, और हमें क्या चाहिए O2 तो हम किसके पास जाएंगे, प्लांट्स के पास, ठीक है। तो बेसिकली जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, और अगर ह्यूमंस नहीं रहेंगे तो प्लांट्स को CO2 मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एक भी इनमें से नहीं रहा तो इन्वायरमेंट को दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों का ही परसेंटेज जरूरी है। हम देख रहे हैं आजकल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। वैसे भी हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं, तो पूरी ऑक्सीजन जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें प्लांट से। अब देखते हैं कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ये एक्चुअल में होता क्या है, कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन बनाया गया है,
तो क्या बोलते हैं, लंग्स। ठीक है, हमारी बॉडी में लंग्स के माउथ के लिए अलग पैसेज बनाया गया है और इसके ऑक्सीजन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए अलग पैसेज बनाया गया है। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे ये होता है बकल कैविटी, जहाँ पे हम फूड को च्यूइंग करते हैं, जबकि ये उसके ऊपर होता है नेसल पैसेज, जहाँ पे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, अब हमने ये नेसल पैसेज है, यहाँ से हमने O2 को इनहेल किया। ठीक है, ये ट्रैकिया होता है, ये 2 पेयर ऑफ लंग होते हैं। ये जो एक ब्रांच होती है इसकी और ये इसकी, इनको बोलते हैं ब्रोंकी। और यही ब्रांच फर्दर डिवाइडेड हो जाए, ये देखो 3-4 ग्रुप में ऐसे डिवाइडेड हो रही है, तो ये एक ब्रांच हो तो ब्रोंकी, और ये फर्दर ब्रांचेस बनी हो तो ब्रोंक्यूल्स। अब इन ये ब्रांचेस के ऊपर ये बबल या बलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है एल्वोलाई। ठीक है, अब हमने O2 को इनहेल किया, O2 यहाँ पे भी आई और इस वाले भी लंग में गई। ये सबसे पहले कहाँ जाएगी, ब्रोंकी में। ब्रोंकी के बाद ये जो ब्रांचेस होती है ना अलग अलग, ये जैसे ये एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, तो इनको क्या बोलते हैं, इन ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स। तो और O2 इस वाले में भी जाएगी, इस वाले में भी जाएगी और इस वाले में भी जाएगी। यहाँ के बाद ये किस में जाएगी, एल्वोलाई। ठीक है, तो सबसे पहले नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वोलाई। अब एल्वोलाई से क्या कनेक्टेड होते हैं, ब्लड वेसल्स। कभी सोचा है कि हमने O2 तो इनहेल किया था, लेकिन बाय प्रोडक्ट हम CO2 कैसे एक्सेल कर रहे हैं, कैसे हमारी बॉडी में, हमने तो ऑक्सीजन को इनहेल किया था, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया। तो इसमें इसकी जो रिएक्शन है वो यहाँ पे ये है कि जो लंग्स होते हैं उनमें होती है एल्वोलाई, ये ऐसे जैसे ये बलून टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है, इनसे कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल्स। अब बेसिक सी बात है कि अगर ब्लड वेसल्स हैं तो इनमें आरबीसी भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। अब बेसिकली जितने भी सेल्स होते हैं सबका खाना क्या होता है, अपन ने न्यूट्रिशन में पढ़ा है कि जो सेल्स हैं उनका फूड क्या होता है, ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, यही होता है हमारे सेल्स में। हमारे सेल्स हो या प्लांट्स के सेल्स हो, सारे सेल्स के लिए एनर्जी तभी मिलेगी जब उनमें क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट हो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे गई, तो यहाँ पे क्या थे, ये सेल्स थे जिनके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज, मतलब C6H12O6। अब ये काय के साथ रिएक्शन कर देंगे, ऑक्सीजन इनमें ऐड, तो ये देखो ये बाय प्रोडक्ट क्या देंगे, CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कितने, यहाँ पे अपन कर लो 6 CO2 और यहाँ पे कर लो 12 H2। अब देखें बैलेंस है या नहीं, यहाँ पे भी अगर हम 6 करें तो 12 और C कितना है अपना 6, H कितना, ऐसे लिख लिया करो जब अगर समझ ना आए। बैलेंस के लिए सबसे अच्छी रिएक्शन है कि जितने भी प्रोडक्ट हमने लिए उनको ऐसे लिखो, C कितना था 6, ये है 6, H कितने हैं 12, तो ये है 12। ठीक है, फिर O कितने हैं 6 और ये 6 12, तो 12 प्लस 6 18। ठीक है, अब ये रुक जाओ, अब हमें करना है बैलेंस। बेसिकली हमें पता है कि C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या देगा, CO2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 6 CO2 लिख लिया, प्लस यहाँ पे हम 6 H2O लिखेंगे। अब देखो कैसे, 2 6 12, अगर हम बैलेंस करने देखें सबसे पहले कार्बन से स्टार्ट करते हैं। कार्बन कितने थे 6,
ये भी 6 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना था 12 और 6 18, तो ये भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखें तो 2 6 12, तो ये बैलेंस। तो जो बैलेंसिंग रिएक्शन है वो होगी ये, प्लस इसमें एटीपी रिलीज मतलब एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होंगी, और इसीलिए इससे फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन भी है इसी के टाइप पे कि व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर हमें यहाँ मिलता है, ये जो एटीपी एनर्जी रिलीज हुई है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जिसमें ग्लूकोज के साथ कौन होता है ऑक्सीजन, और बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP एनर्जी रिलीज होती है। अब समझ आया कि अगर सपोज करो हम रेस्पायर नहीं कर रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं पाएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं गई तो वो CO2 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, CO2 में कन्वर्ट नहीं करेगी तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इसीलिए हम ज्यादा देर तक बिना सांस लिए नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी को या हमारे सेल्स को ऑक्सीजन और इसकी एनर्जी की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो CO2 होता है ये हमारी बॉडी के लिए एज अ पॉइजन बिहेव करता है। ये हमारी बॉडी में रहे तो हमारी बॉडी खराब होना स्टार्ट हो जाती है, वो पॉइजन की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए CO2 को हमें एक्सेल करना कंपलसरी होता है। तो ये एल्वोलाई है, यहाँ पे वो वाली रिएक्शन हुई, वहां से क्या मिला CO2, तो जो CO2 होगा सिर्फ यही एक्सेल होगा, बाकी वाटर तो हमें हमारी बॉडी को चाहिए ही, 70% वाटर से बनी है, प्लस एनर्जी भी चाहिए। तो यहाँ से ऑक्सीजन बनी थी, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, यहाँ पे क्या बन गई CO2, तो ये CO2 वापस आई और ये हमने इसको एक्सेल कर दिया। अब समझ आया कि लेते तो हम ऑक्सीजन है लेकिन CO2 कैसे एक्सेल करते हैं, बिकॉज ये जो ग्लूकोज होता है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और ये CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। जबकि प्लांट्स में ये ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में इसकी अपोजिट रिएक्शन हो जाती है। कैसे, हमने तो क्या लिया था O2, प्लांट्स क्या लेंगे CO2, तो प्लांट्स की रिएक्शन होगी 6 CO2 प्लस 6 H2O, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 में प्लस 6 O2 में। तो इसकी अपोजिट रिएक्शन किसमें होती है प्लांट्स में, वो मैं फिर से यहाँ बता देती हूँ। बेसिकली जो प्लांट्स में अपने अंदर तो लंग्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर होता है स्टोमेटा जो कि गैसेस को एक्सचेंज करता है। रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन बेसिकली अगर हम देखें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेसिकली जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मेन प्रोडक्ट हो, तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन हमने अभी पढ़ा उसमें ऑक्सीजन सबसे मेन प्रोडक्ट है, मतलब जो ह्यूमंस हैं या जो एनिमल्स हैं वो रेस्पायर करते हैं काय के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। जबकि एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ या एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो जिनमें ऑक्सीजन ना इनहेल की जाए। तो ऐसे कौन होते हैं, प्लांट्स हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, उनको CO2 चाहिए होता है। तो ह्यूमंस की तो रिएक्शन मैंने बता दी। प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं इस टाइप के, लीव्स के अंदर ये गार्ड सेल्स होते हैं,
ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं। ऐसे सपोज करो ये है, इनने क्या लिया, CO2 को इनहेल किया, प्लस H2 इनको कहाँ से मिल गया, एटमोस्फेयर से। इनके अंदर तो वाटर प्रेजेंट होता ही है प्लांट्स के अंदर। ये कहाँ गए, सेल्स में। जैसे इसके अंदर CO2 गया और वाटर इसमें ऑलरेडी होगा, अब वो गए कहाँ पे, इनके सेल्स में। सेल्स में और तो ये क्या बना देंगे, C6H12O6 प्लस में क्या दे देंगे, तो अगर हम इसको बैलेंस करें 6 6 6 प्लस ATP, इनको भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो रेस्पिरेशन हम करते हैं या जो न्यूट्रिशन हम करते हैं, उन दोनों में ही एनर्जी हमें मिलती है। एक तो हमें बाय फूड के थ्रू एनर्जी मिलती है और बाय गैसेस के थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन भी और रेस्पिरेशन भी। तो प्लांट्स में तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि प्लांट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है। ऑर्गन की बात की जाए तो स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ये CO2 को लेते हैं और O2 को एक्सहेल कर देते हैं। इसके बाद जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट में, ऐसा क्यों बोला जाता है कि प्लांट्स को नाइट, जहाँ पे पेड़ होते हैं वहां पे रात में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 को उस टाइम पे एक्सहेल करते हैं ज्यादातर, वो O2 को एक्सहेल नहीं करते। क्योंकि देखो उनके अंदर हमें पता है कि जब प्लांट्स हैं वो तभी फूड बनाएंगे जब लाइट होगी, ठीक है। प्लांट्स तभी फूड बनाएंगे ना जब लाइट होगी। अपन ने इसको पढ़ा था, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, फोटोसिंथेसिस। अब रात में एट द नाइट टाइम पे क्या होता है, लाइट तो रहती नहीं है, तो मतलब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ, मतलब इनका फूड तो बना नहीं। लेकिन देखो ये दिन भर खाना बनाते हैं, लेकिन नाइट टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस में तो होता नहीं, लेकिन रेस्पिरेशन तो होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे हमने अभी CO2 इसकी रिएक्शन पढ़ी थी रेस्पिरेशन की, या मैंने जो इसको और भी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि CO2 की रिएक्शन किससे हो जाए, C6H12O6 से, ठीक है। ये बैलेंसिंग करने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने वो वाली रिएक्शन बताई। ये भी कर सकते हैं कि CO2 की रिएक्शन किससे करा दो, C6H12O6 से। तो बाय प्रोडक्ट में ये रिएक्शन तो हो ही नहीं पाएगी, वो ये बैलेंस नहीं हो पाएगी, वही सही रहेगी, इसमें कार्बन ज्यादा आ जाए। तो बेसिकली ये है कि नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाती, तो ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते तो ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। डे टाइम पे ये ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे, और नाइट टाइम पे ये CO2 को बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए जरूरी होती है, लेकिन CO2 जरूरी नहीं होती, इसीलिए क्योंकि CO2 तो हमें पॉइजन कॉज करती है हमारी बॉडी में। तो CO2 इसीलिए हमें बोला जाता है कि जो रात के टाइम पे पेड़ों के पास मत रहो, क्योंकि उस टाइम पे जो पेड़ होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, CO2, वो भी एक्सेस अमाउंट में, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, जिसको बोला गया रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में आपको सबसे पहले याद रखना है एरोबिक और एनारोबिक क्या होते हैं। तो एरोबिक मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस से करें, और एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनके डिफरेंस याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 या 4 मार्क्स में इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो ह्यूमंस में एक वेल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसको क्या बोला जाता है, लंग्स, और प्लांट्स में एक वेल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसको क्या बोला जाता है, स्टोमक। लंग्स में मैंने बताया यहाँ से नेसल पैसेज से ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी, ट्रैकिया के थ्रू जाएगी,
यहाँ पे ये क्या होंगे, ब्रोंकी, ठीक है। फिर यही ब्रांचेस फर्दर डिवाइडेड हो जाएं ऐसे, सब ब्रांचेस में, तो इनको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। और इनके ऊपर क्या होता है, ये एल्वेलाई। एल्वेलाई से क्या कनेक्टेड होते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, आरबीसी। ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया था, यहाँ गई ऑक्सीजन, हमारे सेल्स में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर देगी और CO2 बना देगी, प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। ये CO2 ये आएगा दूसरी ब्लड वेसल्स और ऐसे 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 सेम पैसेज से एग्जिट हो जाएगा। तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जबकि प्लांट्स में क्या होगा, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होगा, स्टोमेटा। ये गार्ड सेल्स होते हैं इनके अंदर, ये बाहर के, ये क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करते हैं। इनमें गैसेस एक्सचेंज होती है। प्लांट CO2 लेगा, फिर वो रिएक्ट करेगा और O2 में कन्वर्ट कर देगा। तो एमपी बोर्ड के हिसाब से देखें तो इतना सब नहीं आता, उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ना। इसमें लंग का भी डायग्राम नहीं आता है। इस चैप्टर में से आपको सिर्फ किडनी का डायग्राम आएगा, किडनी और नेफ्रॉन। बट आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो रेस्पिरेशन है या फिर न्यूट्रिशन है या फिर एक्सक्रीशन है, ये कौन कौन कराता है। तो मैंने अभी पढ़ाया था कि जो न्यूट्रिशन है उसका काम कौन कराता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं उसको। हमारी बॉडी में हर चीज के लिए अलग अलग फंक्शन है। खाना खाने के लिए एक पूरा माउथ से एनस तक एक बनाया गया है, इसमें सिर्फ डाइजेशन ही होगा और कुछ नहीं। रेस्पिरेशन के लिए लंग बनाया गया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्ट का काम है, और एक्सक्रीटरी के लिए किडनी। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि न्यूट्रिशन कौन कराएगा, डाइजेस्टिव या फिर एलिमेंट्री कैनाल। रेस्पिरेशन कौन कराएगा, लंग्स। ट्रांसपोर्टेशन कौन कराएगा, हार्ट। और एक्सक्रीशन कौन कराएगा, किडनी। ये क्योंकि मैच द कॉलम आने तो इसके बेसिस पे भी आ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कौन करा रहा है, एक्सक्रीशन कौन करा रहा है, न्यूट्रिशन कौन कर रहा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्लड का, ऑक्सीजन का, ये चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये जो CO2 है कैसे यहाँ पे बनी, अभी तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि ये CO2 यहाँ पे बनी और ये एक्सेल हुई। लेकिन ये CO2 जो एक्सेल हुई है ये हुई कैसे, कैसे ट्रांसपोर्ट हुई, कैसे एक्सेल हुई, इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे कहाँ पे, थर्ड टॉपिक में, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करता कौन है, हार्ट, ठीक है। और ये किस किस से करवाते हैं, तो हार्ट में, अगर आपने कुछ ऐसे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या होते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड होते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। तो बेसिकली अगर ट्रांसपोर्ट का बोले तो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।